नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते की तेजी के बाद हमने आज दूसरे दिन लगातार यहां पर गिरावट आते हुए देखी है। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की। भावों पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि मुंबई में यहां पर जवेरी बाजार में सोना खरीदो तो किस तरह के इनाम देखने को मिल सकते हैं। एक B2C एक्सक्लूसिव फेस्टिवल की यहां पर शुरुआत हुई है, चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। साथ ही बात करेंगे मसालों के उबाल पर, जहां पर तेजी लगातार बनते हुए नजर आई है। क्या है इसके फंडामेंटल्स और कितने स्पेकुलेटिव ट्रेड्स हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, LKP सिक्योरिटीज के जतीन त्रिवेदी, साथ ही एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर सुरेंद्र मेहता से भी। लेकिन शुरुआत कच्चे तेल से कर लेते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते की 2% की तेजी अब यहां पर कुछ हवा होती हुई नजर आई है और 80 के नीचे के कारोबार हमने फिर से बनते हुए देखे हैं। नरेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप इन करंट प्राइसेस को, क्योंकि 2-3 फैक्टर्स तो सामने हैं ही। एक तो चीन का डेटा जो आज बहुत बेहतर नहीं आया। डॉलर इंडेक्स पिछले हफ्ते 15 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा था, लेकिन वहां से थोड़ा उछाल है। और लिबिया से जो चिंताएं थी, जहां पर एक आउटेज था, हॉल्ट होता हुआ देखा था हमने प्रोडक्शन का, वहां पर भी रिजम्पशन फिर से लौटते हुए नजर आई है, जिसका असर प्राइसेस में है। इन करंट लेवल्स पर अब इस हफ्ते किन फंडामेंटल्स पे नजर रखनी चाहिए? नहीं, देखिए, अभी असली फंडामेंटल डिमांड एंड सप्लाई होता है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, और साथ में जियोपॉलिटिकल्स जो भी ट्रिगर्स होते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है जो चाइना से डेटा आया, जिसका आपने जिक्र किया, उसके अलावा जिस हिसाब से पूरा माहौल बना हुआ है, बीच बीच में मार्केट थोड़ा आश्वस्त होती है, लगता है कि शायद डिमांड बढ़ने वाली है या प्रोडक्शन कट काफी होने वाला है। मार्केट थोड़ा सा जो है उत्साहित हो गई थी जब रशिया ने सऊदी अरब का साथ दिया और कहा कि वो भी प्रोडक्शन कट करेंगे, जिससे कि बाजार में सप्लाई में थोड़ी सी जो है किल्लत शुरू हो जाए, जिससे कीमत ऊपर जा सके, क्योंकि रूस भी चाहता है कीमत थोड़ी ऊपर जाए और सऊदी अरब तो $90 अब चाहता है, पहले 80 की बात करते थे। तो लेकिन दूसरी तरफ जो हकीकत यह है कि डिमांड में ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं है। इंटरेस्ट रेट का जो तलवार है वो अमेरिका में अभी तक लटकी हुई है। कोई इकोनॉमी के अंदर कोई बहुत ज्यादा वो ऐसा कहीं सुधार नजर नहीं आया, खासतौर से पश्चिम के देशों में। दूसरी तरफ अमेरिका धीरे धीरे चुनाव के मूड में जा रहा है और भारत भी चुनाव के मूड में जा रहा है। तो ये दोनों देश नहीं चाहेंगे कि तेल की कीमतें बढ़े, खासतौर से अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में अगर तेल महंगा हो तो बाइडेन साहब इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। तो इसीलिए, और अमेरिका बाजार में दखलंदाजी रखता है, पीछे से रखता है, बैकडोर से होती है, लेकिन पूरा बाजार उसको जानता है। तो इसलिए मुझे लगता है जो बीच में आपने देखा $80 पहुंच गया था और कुछ लोग बहुत उत्साहित हो गए थे, $90 की बात करने लगे थे। कम से कम आज की तारीख में जब ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं, होराइजन को देखते हैं, तो मुझे नजर नहीं आता कि कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये 75, 80, 70 का जो बैंड है अभी इसी में चलने वाला है, जब तक कि कोई ऐसा ना हो, या तो यूक्रेन युद्ध जो है वो बेकाबू हो जाए, या रूसी तेल बाजार में से जो है उस काफी बड़ी मात्रा में हट जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि कहीं पे एकाएक कहीं से डिमांड बढ़ना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ नजर आता नहीं है। तो मुझे लगता है जो $70 से $80 का बैंड है, अभी कीमतें अब 82 भी हो सकती हैं और 72 भी हो सकती हैं, लेकिन एवरेज जो है अभी आने वाले 2-1 महीने, तो मुझे नजर आता है कि यही बैंड रहने वाला है। इंडियन मार्केट्स को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह की मांग हमने यहाँ पर निकलते हुए नहीं देखी है। ऑफकोर्स एक तरफ चीन है, जहां पर इंपोर्ट तो अभी भी रोबस्ट है, लेकिन चीन का अपना डेटा यहाँ पर काफी वीक है। दूसरी तरफ ओपेक के जो उत्पादन अनुमान है। तीसरी तरफ इंडिया में किस तरह की डिमांड ग्रोथ आप बनता हुआ देखेंगे? देखिए, चाइना की जहां तक बात है, चाइना आयात जो कर रहा है भारी मात्रा में, चाइना उसको प्रोडक्ट को बनाता है, रिफाइन करता है और एक्सपोर्ट कर रहा है, और खासतौर से पश्चिम देशों को उसका जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है, डीजल जा रहा है, टर्बाइन फ्यूल जा रहा है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो जा रहे हैं। और भारत भी बहुत बड़ा, आपको पता है कि एक्सपोर्टर है प्रोडक्ट्स का। 106 देशों में भारत से जाता है और 40 देशों से हम कच्चा तेल मंगा रहे हैं आज की तारीख में। भारत के अंदर डिमांड जो है वो स्टेडी है। मानसून के अंदर हम देखते हैं कि मानसून के सीजन में कभी कभी डिमांड बढ़ भी जाती है, लेकिन कभी कभी घटती भी है। मानसून में डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा हुआ है, तो जो लोकल डीजल का यूज काफी हो रहा है पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए डिमांड में आपको थोड़ी सी खासतौर से डीजल में हरकत दिख रही है, जो पॉजिटिव है, उससे बाजार लेकर के थोड़ा खुश होता है। लेकिन बहुत बड़ी कोई वो हो जाएगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि भारत के अंदर जो ग्रोथ है वो जो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो है मुझे लगता है कि अभी जो है ये जो आप देख रहे हैं अभी यही चलने वाला है। जो असली बात होगी कि रूस और सऊदी अरब और ओपेक वो बीच बीच में क्या खेल खेलते हैं, इसलिए कि कीमत बढ़ जाए, प्रोडक्शन कट, वो सब करेंगे, उससे कीमतें थोड़ा ऊपर जाएंगी। क्या वो सस्टेनेबल वो होगी, ये बड़ा सवाल है। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका इस समय बहुत पैनी नजर रख रहा था तेल की कीमतों पे, और ओपेक पे भी दबाव बनाए, खास सऊदी अरब पे, कि तेल की कीमत बेकाबू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें तेल की कीमत बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
हाँ जी हाँ, एब्सोल्युटली। और अब तो ये माना जा रहा है कि अगले टर्म में ही हम यहाँ पर उनका जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वहां पर खरीदारी आता हुआ देखेंगे। करंट जी लेवल्स पे शायद वो जी हाँ। पॉसिबिलिटी है भी नहीं। और बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी साथ जुड़ने के लिए और कच्चे तेल थैंक पर यू। व्यू देने के लिए। लेकिन इंडियन मार्केट्स में किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए? जतिन, कैसे देखते हैं आप यहाँ प्राइसेस? जिस तरह से कौन सा मार्केट रहा है पिछले 2 हफ्ते में देखा कि अच्छी खासी बढ़त हमें देखने मिली है फ्रॉम द लेवल्स 5600 से लेके 6100 6200 एक नॉन स्टॉप रैली हमने देखी है अच्छी खासी। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर थोड़ा और आ सकता है। यहाँ पर 5900 से लेके 5950 के लेवल जरूर सुने जा सकते हैं, लेकिन जैसे हम वीक के दौरान आगे बढ़ते जाएंगे वहां पे जब वेनेसडे के दिन क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री के डेटा आएंगे जो एक्सपेक्टेड है काफी नीचे की तरफ लास्ट वीक के कंपैरिजन में, मुझे लग रहा है वहां से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। और जिस तरह से तनेजा जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि इलेक्शन का अभी दौर जो आने वाला है, तो उस समय ना ही भारत और ना ही यूएस इनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट्स आने चाहिए कि जहाँ पर जितना बने उतना क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हायर लेवल पे एस्केलेटेड ना हो और एक मीडियम लेवल पे बने रहें। तो मुझे लग रहा है ये जो रेंज है ये चलनी चाहिए। अब एक स्टेलर रैली के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिलेगा। तो एग्रेसिवली जो ट्रेड करते हैं उनके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि जो एग्रेसिव ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, उनके लिए ट्रेडिंग जो है वो सलाह है वो सेल करके चल सकते हैं। 6150 के आसपास के लेवल्स जो है मुझे लग रहा है थोड़े से वीकनेस पॉइंट के रहेंगे आगे चलते हुए। 2 से 3 दिनों के हिसाब से व्यू पॉइंट रहेगा 60 to 10 के स्टॉप लॉस के साथ में, और नीचे स्तरों में 6050 के आसपास के टारगेट्स के। एक छोटा सा टारगेट है, ये बहुत बड़े हैवी एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है इसमें, लो क्वांटिटी से ट्रेड करें क्योंकि ब्रॉड ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जी मनीषा। फेयर पॉइंट दैट। तो ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन नजर अब एक यहाँ पर मेटल्स पे डाल लेते हैं जहां के पर पिछला हफ्ता काफी अच्छा खासा था। डॉलर इंडेक्स 15 महीने के लोज पर था, हमने 100 का लेवल टूटता हुआ देखा और काफी सारी खरीदारी यहाँ पर मेटल्स में बनती हुई नजर आई। लेकिन कुणाल, इस हफ्ते की शुरुआत हल्की सी ऑन द वीकर साइड हुई है। अगेन चीन का डेटा सपोर्टिव नहीं है और पिछले हफ्ते की जो 2 से 6% तक की तेजी थी वो आज यहाँ पर भी गायब होती हुई नजर आई है। मेटल्स में अब इस हफ्ते क्या करने की राय देंगे? जी देखिए, जैसे आपने कहा आज मॉर्निंग को चाइना का जो डेटा है जीडीपी जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम आया है, पर दूसरे डेटा आप देखिए फिक्स इनकम, फिक्स इन्वेस्टमेंट और या फिर आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सो वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आया है। सो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और कोई भी खराब डेटा आता है तो अभी तक जो स्टिमुलस आया नहीं है वो आने की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है सिस्टम में। सो मैं डिप्स पे मेटल बाय करने के लिए रिकमेंड करूंगा। 730 के आसपास आप कॉपर लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 724 का, और फिर से 740 तक कॉपर के प्राइसेस जा सकते हैं। ओके, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर मेटल्स पे बनती हुई और कॉपर ऑफ कोर्स वहाँ पर हॉट फेवरेट है ही। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं और यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। प्राइसेस पे तो बात करेंगे ही, लेकिन इंडिया में पहली बार हमने एक B2C यहाँ पर एक्सक्लूसिव फेस्टिवल जवेरी बाजार की तरफ से होता हुआ देखा है। हमारे साथ यहाँ पर सुरेंद्र मेहता जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। जो एक बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर है वो ये कि कस्टमर्स को और ज्वेलर्स को यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब तक हमने यहाँ पर B2B एग्जीबिशंस होते हुए देखी हैं हमने, लेकिन B2C यहाँ पर शायद पहली बार है। किस तरह से अरेंजमेंट्स हैं, किस तरह की बाइंग है? एज ऑफ नाउ अब तक इस साल में बहुत ज्यादा सोने चांदी की फिजिकल खरीदारी होती हुई नजर नहीं आई है। आपको लगता है यहां से वो पुश भी बनता हुआ दिखेगा? देखिए मनीषा जी, हमने जो B2C स्कीम लॉन्च की है ये नेशन वाइड स्कीम है। पूरे देश में यदि कोई भी कस्टमर किसी भी ज्वेलर के यहाँ से, चाहे वो इब्जा का मेंबर हो या ना हो वो ज्वेलर, किसी भी ज्वेलर के यहाँ से यदि कोई बुलियन खरीदता है या ज्वेलरी खरीदता है या सिल्वर खरीदता है या सिल्वर की ज्वेलरी खरीदता है, बशर्ते सिर्फ 2 शर्त है कि उसका बिल का अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए और वो GST रजिस्टर्ड होल्डर से ही ज्वेलरी खरीदना चाहिए। तो उस केस में यदि वो कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आके अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन देता है तो ही विल बी एलिजिबल नॉट ओनली फॉर डेली प्राइस, लेकिन उसे वीकली प्राइस और मंथली प्राइस की भी एलिजिबिलिटी होगी। हमारा जो बेसिक इंटेंशन है इस स्कीम को लॉन्च करने का वो 2 है। एक तो बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए और दूसरा हम चाहते हैं कि इसका ज्वेलरी का, गोल्ड ज्वेलरी का, सिल्वर ज्वेलरी का एक प्रमोशन हो, क्योंकि हमने पिछले कई सालों से देखा है कि इसका जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो 700 से 800 टन के बीच में ही रहता है।
जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं कि मार्केट के ट्रेंड कैसे हैं, मार्केट के ट्रेंड अब बेटर होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने 63,000 तक भाव आते हुए देखे, अभी वापस 58,000 59,000 के आसपास यदि गोल्ड ट्रेड करता है तो नेचुरली थोड़ी सी इसमें बाइंग बढ़ती है। लेकिन क्योंकि अभी चातुर्मास का महीना है और अगले जो 4-5 महीने हैं होते हैं, 3-4 महीने वो ऑस्पिशियस नहीं होते हैं, तो थोड़ी सी स्लैग बाइंग होगी यहाँ पर। लेकिन इसी वजह से हम लोग ये स्कीम लॉन्च, इस तरह की स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि बिजनेस को बढ़ावा मिले और बायर भी इस तरफ अट्रैक्टिव हो। बट लेट मी टेल यू, ये स्कीम 365 दिन चलेगी। ऑलराइट, तो यानी कि पूरा एक साल यहाँ पर ये स्कीम चलेगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये नेशन वाइड है और इब्जा के मेंबर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो एज ऑफ नाउ नेशन वाइड इब्जा के कितने मेंबर्स हैं और किस तरह का फीडबैक या किस तरह की बाइंग एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि ज्वेलर इब्जा का मेंबर ही हो। यदि वो इब्जा का नहीं भी मेंबर हो तो भी वो स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है। बेसिकली इसमें पार्टिसिपेशन कस्टमर को करना है, उस ज्वेलर को किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करना है। हमें पूरी उम्मीद है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये स्कीम कस्टमर्स के अमंग्स्ट में बहुत ही पॉपुलर होगी और इसकी पॉपुलैरिटी से हमारा जो ओवरऑल जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा और एक नेशन बिल्डिंग के हिसाब से जो जीएसटी का कलेक्शन होता है वो भी भारत सरकार का डेफिनेटली बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ये स्कीम लॉन्च करने के बाद कहीं ना कहीं हम 30 से 40 टन सालाना कंजम्पशन को बढ़ाने में कामयाब हो। तो सुरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि ज्वेलर्स आपके साथ रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, कंज्यूमर को आपके साथ रजिस्टर करना होगा, तो ये एक डेटाबेस आपके लिए भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। कैसे देखते हैं आप उसका यूज? देखिए, हम कस्टमर के डेटाबेस को बहुत ही सीक्रेटली मेंटेन करेंगे, लेकिन यदि मार्केट में किसी भी प्रकार की प्रमोशनल स्कीम चलती है, फ्रीबी स्कीम चलती है, इंसेंटिव स्कीम चलती है और जो नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे उसको हम कस्टमर को डायरेक्टली हमारे एसोसिएशन के जरिए हम उसको अवगत कराएंगे। ये एक B2C ऐसा सेगमेंट था हमारे एसोसिएशन का, या इनफैक्ट जितने भी एसोसिएशन है वहां पे कभी भी किसी ने टच नहीं किया था। और जो दूसरे बड़े ज्वेलर्स हैं वो जब ये स्कीम लॉन्च करते हैं तो ये हमेशा चार्जेबल स्कीम होती है। कहीं ना कहीं आपको एक लॉटरी का टिकट लेना है और उसके बाद ही प्राइस होती है। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं रखा है। सो वी आर ब्रिंगिंग लेवल प्लेइंग फील्ड, चाहे आप बड़े ज्वेलर से खरीदें या छोटे से छोटे ज्वेलर से खरीदें, बशर्ते वो जीएसटी रजिस्टर्ड होल्डर हो। आप वहां कहीं से भी खरीदें, आप इस प्राइजेस के लिए एलिजिबल हो। ऑलराइट, काफी सारे प्राइजेस हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 10,000 तक की ज्वेलरी खरीदनी है। इब्जा B2C.com पे अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना है और ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन के अलावा जो ऑफर्स हैं और जिस तरह के प्राइजेस हैं, लकी ड्रॉज हैं, अगले 1 साल के लिए आपको यहाँ पर क्या कुछ मिल सकता है, ये आपको यहाँ पर पहली बार इब्जा एज अ नेशन वाइड स्कीम यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो सोने चांदी पर तो बात करेंगे ही कि प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, साथ ही चर्चा करेंगे यहाँ पर कि मसालों में क्या हो रहा है और यहाँ पर आपको किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स सही। बात अब सोने चांदी की करते हैं, जहां पर पिछले हफ्ते की तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहां पर भी देखने को मिली है। लेकिन जतिन, जिस तरह से चांदी ने सोने को आउट परफॉर्म किया है, क्या वो इस लेवल पर भी एक बाइंग रिकमेंडेशन है? जिस तरह से थोड़ा सा बेस मेटल का जो वीकनेस चल रहा है उसके चलते 1-2 दिनों के लिए थोड़ा सा वीकनेस जो है वो चांदी के अंदर और आ सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी। जिस तरह से लास्ट वीक हमने एक स्टेलर रैली देखी है चांदी के अंदर, थोड़ा सा मुनाफा वसूली होना एक कंफर्टेबल पोजीशन रहेगा री एंट्री के लिए। तो री एंट्री के लेवल जो मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज्यादा फेवरेबल रहेंगे वो रहेंगे अराउंड 74,500 से लेके 74,800। तो ये लेवल से जब तक नहीं आते नीचे तब तक मेरी बाइंग की पोजीशन जो है थोड़ी सी मैं अवॉइड करूंगा देने के लिए। थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो हेल्दी करेक्शन हो जाएगा री एंटर करने के लिए प्राइसेस के अंदर। तो करंट लेवल से बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है मुझे फिलहाल रिस्की लग रही है, तो एक करेक्शन का मैं वेट करूंगा, तब मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी को रिकमेंड करूंगा। 74,800 के आसपास बाय करके चल सकते हैं, 74,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 75,500 ये जो लेवल्स अभी चल रहे हैं वापस से आपको देखने मिलेंगे, प्लस 76,500 के आसपास के लेवल्स भी आपको आते हुए देखने मिलने चाहिए। जिस तरह से मार्केट ने अपनी कड़ जो बना के रखी है, कॉमेक्स में भी $25 के आसपास जो है वो प्राइसेस आ चुके थे, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी तेजी जो है बन रही है, लेकिन साथ ही साथ में रुपए की गिरावट रहेगी तो वो भी सपोर्ट रहेगा चांदी को।
तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें, हायर साइड पे 2550 के टारगेट्स रखें, ये मेरा मानना है स्पॉट के हिसाब से, और M6 के हिसाब से 76,500। जी मनीष। कुणाल, आप डॉलर इंडेक्स कैसे देखते हैं? 100 के नीचे अभी भी कारोबार है, ये 15 महीने के लोज के आसपास अभी भी हमने इसे बनते हुए देखा है। ऑलरेडी हमने 3% की हिट देखी है, मैक्सिमम 99 पे सपोर्ट लेना चाहिए, 99 के नीचे नहीं जाएगा। ऊपर में 101, नीचे में 99, दैट सीम्स टू बी द रेंज। और व्यू थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज आ सकता है लगातार 4 दिन की तेजी के बाद, बट व्यू इज स्टिल बुलिश। सिल्वर 500 रुपये और घट सकता है, गोल्ड 150-200 रुपये घट सकता है प्रॉफिट टेकिंग के लिहाज से, वहां पे फिर से बाय करना चाहिए। ध्यान दीजिए गोल्ड सिल्वर दोनों में। ऑलराइट, तो सोने चांदी दोनों में खरीदारी करनी चाहिए। हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन वो खरीदारी के मौके हैं। कुणाल, मसाले कैसे देखेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है ही, लेकिन जिस तरह के अपर सर्किट्स यहाँ पर हमने बनते हुए देखे हैं, जिस तरह की स्पेक्युलेटिव मूव्स यहाँ पर आई हैं, उन्हें कैसे वॉच करेंगे? जी देखिए, मैंने लास्ट 2 महीने से लगातार आपके शो में कहा था दैट टर्मरिक इज अ न्यू जीरा, और हम देखेंगे लगातार 100 रुपीज से आज 125 रुपीज हो गए, 122 अभी फिलहाल चल रहा है। 6500 मार्च महीने में हल्दी का भाव था, आज 12,150, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। सोइंग जो इसकी है, इट्स अ फंडामेंटल सोइंग इसकी कम हो रही है। पिछले साल जो हमने देखा था प्राइजेस डिप्रेशन में प्रैक्टिकली चले गए थे, किसानों को टर्मरिक की सोइंग करने में डे बाय डे इंटरेस्ट कम होते जा रहा था। तो ये साल ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम आने वाला है और प्राइजेस ने बहुत फास्ट रिएक्ट कर लिया है। अभी भी ध्यान तेजी है, और मुझे लग रहा है अभी भी कोई मंदी का ध्यान नहीं बैठ रहा है। 12,000 के आसपास आप बाइंग कर सकते हो, वैसे 13,200 का टारगेट रखना चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें 400-500 रुपये से ज्यादा कोई करेक्शन आएगा नहीं, तो ध्यान तेजी है। राइट, तो हल्दी ऑफ कोर्स नया जीरा यहाँ पर है, और हमने 80% तक की तेजी पिछले 3 महीने में आते हुए देखी है। 6 महीने के चार्ट्स आपके सामने हैं, जहां पर करीबन 54% की बढ़त है। तो क्लियरली हल्दी तेजी के साथ कारोबार, पिछले 3 दिनों में अपर सर्किट्स लगे हैं, और आज भी करीबन 2.5% की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार, और बाइंग रिकमेंडेशंस फिलहाल भी यहाँ पर आती हुई। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। कुणाल, जतिन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स पे पूरा एक्शन।